क्यूबिकल मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सैटर्नियन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम, क्यूबिकल, थॉमसन, सैटर्नियन एंड रदरफोर्ड मॉडल्स। ओके, तो ये पढ़ते हैं हम। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबिकल मॉडल ऑफ एटम, फिर थॉमसन मॉडल, फिर सैटर्नियन और फिर क्या, रदरफोर्ड। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई हम तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिन 4 घटनाओं को एक्सप्लेन करने में फेल होती है, हम तो वो पढ़ रहे थे, है ना। तो अगर हम क्रमवार देखें तो पहले हमने क्या पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हुई और फिर कैसे क्वांटम थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया, हमने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल ठीक। फिर आपने पढ़ा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। फिर आपको हो गया भाई चौथा नंबर तो क्या आना चाहिए हमारे पास, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर कायदे से देखा जाए तो अब हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए था, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं। हम क्या शुरू कर रहे हैं, अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम्स, क्योंकि भाई स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ती है। बात आपको पहले पढ़ी, पहले आपको एटॉमिक मॉडल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, तो भाई स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ने से पहले हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या होगा, अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम्स, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ एटम के जरिए ही क्या एक्सप्लेन होता है, स्पेक्ट्रा। तो पहले हम ये 2 चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ना है, अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम, और उसमें पहला कौन सा है, क्यूबिकल मॉडल ऑफ एटम। आपको पता है भाई कि जॉन डाल्टन ने भाई क्या बताया था 1808 में, कि बताओ क्या होता है, हर एक मैटर किससे मिलकर बना होता है, छोटे पार्टिकल से, और उनको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। पता होगा ना आपको, इंडिविजुअल पार्टिकल्स उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम। पता होगा ना आपको भाई, ठीक है। और आपको पता है भाई जो इंडियन जो भाई क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने प्राचीन काल में उन्होंने बात बताई थी कि हर एक पदार्थ बहुत छोटे पार्टिकल से बनता है, समझे बात, जिनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु, है ना। मेरे ख्याल से जो एक भाई एक इंटेलेक्चुअल थे यहाँ पर, महर्षि कणादि, उन्होंने बात बोली थी, आई थिंक, ठीक है। ओके, खैर भाई जो भी है, तो हमको पता है हर मैटर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये मानते थे कि इसका कोई सब स्ट्रक्चर होता ही नहीं। तो शुरुआत में क्या मानते थे भाई, कि इसका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होता, कि एटम कैसा होएगा। ओके, तो 1897 तक तो भाई एटम को मानते ही क्या थे, इंडिविजुअल, कि भाई इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो इसकी स्ट्रक्चर का सवाल उठता ही नहीं भाई, ठीक है। लेकिन आपको पता है 1897 के अंदर, 1897 के अंदर आपको पता है कि क्या बात डिस्कवर हुई थी 1897 के अंदर भाई, बताओ क्या डिस्कवर हुआ था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो अब उनको आप कैसे इमेजिन करोगे, तो बता लगा भाई कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी हैं और भाई और इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटे पार्टिकल्स। तो सोचा भाई कि होना हो इलेक्ट्रॉन है और कुछ और पार्टिकल वहाँ पर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात चली भाई कि वो कैसे रहते होंगे, यानी एटम की सब स्ट्रक्चर है तो कैसी होती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था ना, वो दिया था 1903 के अंदर लेविस ने, 1902 के अंदर आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं भाई, 1902 के अंदर आपको पता भाई ये मॉडल दिया था। हाँ, ये पब्लिश कब हुआ था
1916 में, लेकिन 1902 में जी.एन. लेविस ने भाई ये मॉडल डेवलप किया था। 1897 में क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और 1902 में ये मॉडल आ गया था कि एटम कैसा होता है। ठीक है बात। तो लेविस ने बताया कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक क्यूब की तरह। क्या होता है, क्यूब। ये होता है हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम का मतलब ये इसकी क्या क्यूबिकल शेप होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा होता है, एक कॉर्नर पे होता है। आपको भाई ये बनाया मॉडल किसने, अरे बोलो भाई, ये मॉडल किसने बनाया, बताओ। कि भाई सारे एटम क्या होते हैं, क्यूबिकल। ठीक है बात, ओके। आगे इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था भाई, लेकिन पहले माना क्या गया इनको, क्योंकि एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स को आपस में आसानी से कंबाइन किया, क्यूब्स को आपस में आसानी से चिपकाया जा सकता है भाई, एक के ऊपर दूसरा। नहीं होता आपको पहले पड़ी भाई, उनको अरेंज कर सकते, क्योंकि एटम, क्योंकि ये बात लॉजिकल भी लगती है हमको। अगर कोई चीज़, क्योंकि मैटर बनता है मैटर बनता है एटम को जोड़कर, बहुत सारे एटम से बनता है भाई। तो हमको भी लगता है भाई कि स्फीयर्स को जमाना थोड़ा मुश्किल होएगा, बजाय कि हमारे पास क्यूबिकल डब्बे हों टीवी के, उनको रखना क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो भाई बात थोड़ी लॉजिकल लगती है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, कौन से वाले, क्योंकि बाद में इस मॉडल के अंदर इंप्रूवमेंट हो गया था 1919 के अंदर। ठीक है, ऑक्टेट रूल के जरिए भाई। तो बताओ, ये बताओ क्या बना रखे हैं, ये क्या है, लिथियम का एटम। लिथियम में क्या है, वैलेंस। अरे बोलो भाई ये क्या है, लिथियम का एटम। ये बताओ क्या हमारे पास, बेरिलियम एटम। सारे के सारे क्या हैं, तो बेरिलियम एटम में क्या हो गए, कॉर्नर पे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। समझे बात। ऑक्सीजन में क्या हो गए, बोलो भाई ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 6 होते हैं ना वैलेंस। तो क्या बोले कि ये रे भाई वो 6, ये सारे एटम क्या बना रखे हैं, क्यूबिकल। फ्लोरीन में क्या है, बोलो भाई, तो ये वैलेंस का शो कर दिए, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ भाई वैलेंस शो कर रखे। तो एक कॉर्नर क्या रहेगा इसका, एम्प्टी। लेकिन भाई आपको पता है ये मॉडल बकवास, हमको पता है भाई, ठीक है। लेकिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको देख लिया कि ये मॉडल क्या मानता था, एटम को क्यूब की तरह ट्रीट करता था, ओके। 1897 में मॉडल है। लेकिन 1904 में 1904 में जो अर्ली ईयर्स हैं भाई, 1904 का जो शुरुआती दौर था, उसमें जे थॉमसन ने एक और मॉडल दिया कि एटम कैसा होता होगा। बोलो भाई, उन्होंने बोला भाई कि जो एटम है ना वो एक स्फीयर की तरह होता है। कैसा होता है, स्फीयर की तरह, एक तरबूज की तरह। जैसे तरबूज क्या होता है, स्फेरिकल, वैसा एटम भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, उसमें भाई एम्बेडेड है, उसमें बीज की तरह क्या है, जड़ रखे हैं। इसको भाई प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको भाई। लेकिन जो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, प्लम पुडिंग यहाँ पर कोई खाता नहीं, अरे खाना होता है भाई ये अमेरिका वगैरह के अंदर, समझे बात। तो हमको ज़्यादा बेटर कौन सा लगता है बोलने में, तरबूज की तरह, वाटरमेलन टाइप मॉडल। ठीक है, ओके। आप उसका से मान सकते हो भाई, ये लड्डू है, क्या है, और काली मिर्च है ना। 70 में जो लड्डू होते हैं उनको पता ना, उसमें काली मिर्च डालते हैं। तो लड्डू हो गया एक पार्टिकल, और काली मिर्च है उसके अंदर एम्बेडेड है। बात आपको पहले पड़ी। तो थॉमसन ने बोला कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल, तरबूज की तरह। और उसमें बताओ क्या होता है, वो पूरा एक, मतलब एक पार्टिकल तो होता है बड़ा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, और वो उसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक लड्डू है और 5 काली मिर्च हैं, तो जो काली मिर्च हैं वो तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात। और वो उस लड्डू के अंदर मिक्स कर दो, आप कहीं कहीं डाल दो उसमें। समझ गए बात भाई कि नहीं है आपको। तो उन्होंने इसको ऐसे ट्रीट किया। तो इसके बेस, तो अगर आपको थॉमसन मॉडल बनाना हो तो इसने काफ़ी सारी बातें भाई इसने एक्सप्लेन कर दी। एक तो क्योंकि
एटम कैसे रिएक्ट करता है, एटम का बिहेवियर कैसा था, स्फेरिकल, तो ये स्फेरिकल मॉडल उसको अलॉट करता है। ठीक है, दूसरा आप ये बताओ भाई कि इससे अगर आपने सोडियम एटम बनाना हो, क्या सोडियम, अब सोडियम का मास कितना होता है 23 यूनिट, कितना होता है 23 यूनिट इसका मास होता है। ठीक है बात। और भाई, अरे भाई सोडियम का मास कितना हमारे पास 23, तो क्या मानेगा इसको, और इसमें भाई इसका चार्ज क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11 है। तो ये मॉडल बताओ क्या मानता था कि सोडियम एटम किससे मिलके, कितने पार्टिकल से मिलके बना, पता आपको 12 पार्टिकल से, किससे 12 पार्टिकल। इसने बोला कि 11 तो उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, 11 तो उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, जिनका मास बहुत थोड़ा होता है आपको पता है भाई, लेकिन चार्ज क्या उसका -11। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन साथ क्या है -1 है, तो -11 क्या होगा इसका चार्ज हो गया ना। और एक 12th पार्टिकल भी यहां पर क्या है, जिसका मास ही क्या है, जिसका चार्ज तो क्या है +11 और मास क्या है 23। समझे बात भाई, इसने क्या बोला कि इस पार्टिकल का मास कितना है, बताओ +11, तो क्या है इसका भाई इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं, है ना, चार्ज तो क्या इसका +11, +11 क्यों भाई, क्योंकि सोडियम एटम ओवरऑल क्या है न्यूट्रल, सोडियम एटम ओवरऑल क्या है न्यूट्रल, और हमको पता है इसमें 11 क्या है इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई। तो जो 12वां पार्टिकल है उसका मास क्या होना चाहिए +11, ताकि क्या हो जाए इसके अंदर न्यूट्रलिटी क्रिएट हो जाए। तो उसने ये तो क्या वो, ये तो क्या हो गया वो 12th पार्टिकल, ये तो क्या हुआ 12th पार्टिकल, जिसका मास क्या है 23 मास का, ही तो क्या है 12th पार्टिकल, और चार्ज क्या इसका +11 इसका चार्ज है, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलो भाई 1 2 3, ये आपको समझ, अरे बोलो भाई, और इसका मास क्या है, इस पूरे में क्या है होमोजीनियसली स्प्रेड हो रखा है। बेटा उसके एक्सपेरिमेंटल तरीके होते हैं पता करने के, समझो, फिलहाल हम एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन मेजर कर सकते हैं हम ये। ओके, तो बताओ भाई, तो इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। अरे बोलो भाई, ये आपको पढ़ना पड़ता है मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपको मालूम होता है, इवन इनके मास कैसे मालूम पड़ते हैं हमको कि इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है, हमें कैसे मालूम पड़ता है भाई उसका चार्ज कितना होता है 9.1, ऐसे को स्केल तो होती नहीं, स्पेसिफाई कर ले एक इलेक्ट्रॉन रख के, उसके बाद उसके बेटा अल्टरनेट तरीके होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं उसको पता करने के, आपको धीरे धीरे आपको अपने आप मालूम होता चला जाएगा। ठीक है, तो बताओ अब 11 क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज क्या होगा -11, तो इस बार में पार्टिकल का मास क्या होना चाहिए अपने आप, क्या होना चाहिए भाई +11, नहीं तो एटम हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रल नहीं रहेगा। समझे बात, तो उसने क्या बोला कि 11 तो क्या है हल्के पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले, और 12वां पार्टिकल क्या है हैवी पार्टिकल, 12वां पार्टिकल क्या है जिसमें सारे का सारा मास है, तो उसका चार्ज भी क्या है +11, ताकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें रखे जाए ना, तो इनका -11 इस अकेले के +11 से कैंसल आउट हो जाए, ताकि एटम क्या हो जाए न्यूट्रल, प्लस इसका और मास में, मास सारा इसमें है ही वही हो एक्सप्लेन। तो अगर इसके जरिए आपने क्या बना रहा हो कार्बन का एटम, तो आप क्या बोलोगे बताओ, कार्बन का आपने एटम बना तो आप क्या बोलोगे, मास तो क्या है इसका 12 यूनिट, क्या है 12 यूनिट मास इसका, इसमें क्या है 6 तो क्या है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, और तो इसमें कितने पार्टिकल 7 पार्टिकल, क्या हुए 7 पार्टिकल। 7वां पार्टिकल क्या है, सारा मास भी किसके पास तकरीबन सारा मास किसके पास है 7वें पार्टिकल के पास, और चार्ज क्या होगा उसका +6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भाई, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके अंदर जड़ रखे, यानी 12वें पार्टिकल के अंदर 6 पार्टिकल जड़ दिए, समझ गए बात। तो इसको आपने पढ़ा क्या हमारा भाई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम।
लेकिन ये मॉडल भाई फेल हो जाता है। लेकिन ये मॉडल क्या होता है, ये मॉडल फेल हो जाएगा। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि अब अगर मान लिया आप इसमें से आप आगे पढ़ोगे कि आप ही बताओ, अगर मान लिया हम एक तो हमारे पास मान लिया भाई, मान लिया आपके पास मान लिया 5 किलो रुई है, 5 किलो रुई है भाई, ठीक है। एक तो उसका हमें कितना बड़ा एक भाई उसकी एक बॉल बना दे, वो मोर डेंस होएगी कि उसी रुई की हम इतनी बड़ी बॉल बना दे भाई, सॉरी इतनी बड़ी बॉल बना दे उसकी भाई कंप्रेस करके। तो जितनी छोटी बॉल होएगी उतनी क्या होगी, मोर डेंस। उसमें से कोई चीज़ पार होना तो नहीं क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझे बात। तो इसने क्या कर रखा है, इसने उस बार में पार्टिकल को सारा मास फ्लोट कर दिया, इजंट इट। लेकिन एटम की जो बाउंड्री होती है, जो कि एटम की भाई बाउंड्री तक ये पूरा मतलब, यानी कि इस बार में पार्टिकल की बाउंड्री क्या है, इस बार में पार्टिकल साइज क्या हुआ, एटम के साइज के बराबर। तो एटम के साइज के कोरस्पोंडिंग अब अगर आप इसमें क्या पास करते हो, अल्फा पार्टिकल्स, क्या अल्फा पार्टिकल्स, तो जिसका मास है एटम का वो काफ़ी रेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब लेस डेंस हो जाएगा, डेंसिटी कम रहेगी इसकी भाई। देखो अभी आपने सारा मास किसको अलॉट कर दिया, 12वें पार्टिकल को, ठीक है। एक तरबूज से बुलेट मारेंगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगी ना, पक्की बात है, ठीक। लेकिन तरबूज के मास को मैं इकट्ठा कर दूं मान लिया किसी तरीके से भाई कंप्रेस करके, और एक तरबूज के मास को आप कंप्रेस करके और एक बहुत छोटी बॉल में कन्वर्ट कर दो, अब उसमें से बुलेट पार होना क्या हो जाएगा, मुश्किल। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, ठीक है। तो अगर मैं इस बार में पार्टिकल को कंसीडर करता हूं एटम के बराबर, बात आपको पल्ले पड़ रही है, तो भाई इसमें से तो इसकी डेंसिटी काफ़ी क्या हो जाएगी, कम हो, तरबूज की डेंसिटी कम होगी ना, तो इसमें से भाई अल्फा पार्टिकल मारे ना तो वो इसमें से पार निकल जाने चाहिए थे। समझ गए बात भाई, सारे पार्टिकल्स क्या होने चाहिए थे, इसमें से पार निकल जाने चाहिए। लेकिन आप आगे पढ़ोगे कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, टकरा के वापस आ जाएंगे भाई, बात आपको पहले पड़ी। इसके अकॉर्डिंग तो क्योंकि थॉमसन मॉडल में आपने एटम का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा बना दिया है, उस वजह से एटम का बड़ा साइज होने की वजह से बोलो भाई इसमें से इसकी डेंसिटी काफ़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। एटम का साइज इतना होता है, जो एटम का साइज होता है ना, अगर मैं सारे साइज के ऊपर इसका मास क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं एटम का जो साइज होता है एक्सपेरिमेंटल उसमें सारा मास क्या कर दूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो डेंसिटी काफ़ी क्या बनती है, कम बनती है। और डेंसिटी कम बनेगी तो अल्फा पार्टिकल टकराए क्या होने चाहिए, पार निकलने सारे के सारे। लेकिन आप आगे देखोगे ऐसा हुआ नहीं, तो इस वजह से क्या होता है, थॉमसन मॉडल क्या हो जाएगा, फेल। तो इसने वही एक दो बात इसने एक्सप्लेन कर दी, एक तो इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर दी, एक ये एटम को क्या क्या शेप देता है, स्फेरिकल, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। लेकिन भाई इसने बाकी कुछ नहीं बताया, ना इसने स्पेक्ट्रा के बारे में, ना इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब इसने और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताए फिर हमारे पास क्या बताओ भाई, सैटर्नियन मॉडल ऑफ एटम। फिर हमारे पास क्या बताइए, ये भी 1904 में ही आया था, इसको नागाओ का मॉडल ही बोलते हैं भाई, क्या नागाओ का मॉडल, एक जापानीज फिजिसिस्ट थे एच नागाओ का आई थिंक, ठीक है, ओके। तो उन्होंने एक मॉडल दिया था, बोलो भाई उसको क्या बोलते हैं, सैटर्नियन मॉडल ऑफ एटम। हालांकि उन्होंने बाद में अपने मॉडल को खुद डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या माना भाई, वो ये बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस बार में एटम के अंदर नहीं रखे, उसके अंदर नहीं भाई, वो इसके बाहर घूम रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, सैटर्नियन मॉडल ऑफ एटम। वो ये बोले, तो थॉमसन के मॉडल में और सैटर्नियन मॉडल में क्या अंतर है, नागाओ का मॉडल में। थॉमसन मॉडल क्या बोलता है
कि बोलो मान लिया सोडियम है, क्या है, तो 23 मास 11 क्या है इलेक्ट्रॉन, 23 मास है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, और भाई 12वां पार्टिकल क्या हमारे पास, एक पार्टिकल और है, पता होगा ना, उसका मास क्या हमारे पास, 12th पार्टिकल मास कितना है, चार्ज तो क्या है उसका, बोलो भाई +11 चार्ज है और मास 23 है। तो थॉमसन तो क्या बोलता था कि ये 23 मास वाला +11 चार्ज वाला पार्टिकल है, उसके अंदर कौन जड़ रखे, इलेक्ट्रॉन से, कौन बोलता था, थॉमसन। नागाओका ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं बैठे, वो उसके बाहर रोटेट, जैसे नहीं है, जैसे शनि ग्रह के तरफ चारों तरफ छल्ले हैं भाई, बोलो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के राउंड घूम रहे हैं, तो उसमें हम सोडियम एटम क्या बोलेंगे हम, लेकिन इसने भाई इसने ये नहीं बोला कि, तो आपको एक सेंस आई होगी कि ये तो रुदरफोर्ड मॉडल की तरह है, आप आगे पढ़ोगे ना आपको लग रहा होगा कि तो कैसा मॉडल लग रहा है हमको, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमको लग रहा है, तो इजंट इट, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या था, उसने भी इलेक्ट्रॉन बाहर घुमाए थे, रदरफोर्ड ने भी, लेकिन उसने जो 12th पार्टिकल था ना, इसका साइज बहुत कम बनाया था, बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई इसने इसको कंप्रेस नहीं किया, इसने पार्टिकल को, इसने सिर्फ क्या बोल दिया, बताओ कि सोडियम एटम कैसे बनाओगे, कि सोडियम एटम का मास 23 होता है, तो पहले 23 मास वाला एक सिंगल पार्टिकल होता है, 23 मास वाला क्या होता है, एक सिंगल पार्टिकल, उसका चार्ज क्या होता है +11, वो सेंटर में है, 23 मास वाला +11 वाला एक सिंगल पार्टिकल होता है जो सेंटर में है, ओके, और उसके बाहर कौन घूम रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स, और उसने भाई 11 इलेक्ट्रॉन उसने ऐसे प्लेट में घुमाए थे, कैसे भाई, एक सिंगल प्लेट में, ऐसे शनि के छल्ले होते हैं, नहीं आपको ऐसे भाई, ओके, तो बोले ऐसा मॉडल होता है, लेकिन इसमें भी भाई कमियां हैं, आगे जाके मॉडल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और नागाओका इसको भाई खुद विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमने ये मॉडल इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसी, तो देखो ये क्या है हमारे पास, ध्यान रखियो, यानी मास सारा क्या होता है एक सिंगल पार्टिकल में, ठीक है, और जितना चार्ज बाहर घूम रहा है ना इनफॉर्म इलेक्ट्रॉन, उतना इसके ऊपर अकेला क्या होगा, चार्ज, नागाओका मॉडल में, ठीक है, लेकिन अब आई बारी भाई 1909 की, ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, वो नागाओका के मॉडल से इंस्पायर्ड था, उन्होंने वहीं से इंस्पिरेशन ली थी भाई, ओके, नहीं आया आपको ये, और बोलो भाई, दूसरा नागाओका मॉडल में आपको एक डिस्क लाइक ज्योमेट्री मिलती है, कैसे मिलती है, हालांकि स्फीयर है भी सेंटर में एक, लेकिन छल्ले कैसे हैं, एक डिस्क में, बात आपको पहले पड़ी, तो भाई देखो अभी तक जो मॉडल है इनको डेवलप करने के लिए कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम नहीं किया गया था, ठीक है, तो 1909 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, गीगर और मार्सडेन, 1909 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, गीगर एंड मार्सडेन, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने, ये तो क्या है एक डिटेक्टर, बोलो भाई ये तो क्या हमारे पास डिटेक्टर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन मान लो आप इसको, बात आपको पहले पड़ी, और यहाँ क्या रखे उन्होंने, एक गोल्ड फॉयल, और यहाँ क्या रखा बताओ भाई, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इस रेडियम से बताओ क्या निकलता है, और ये क्या है, लेड का इनक्लोजर, इससे बताओ यहाँ से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, क्या निकलते हैं, अब हमको पता है अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना होता है, अब हमको पता है अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उस वक्त ये बात मालूम नहीं थी भाई, क्योंकि उस वक्त तक न्यूक्लियस के बारे में पता ही नहीं था क्या होता है न्यूक्लियस, हाँ, लेकिन ये पता था कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका मास क्या होता है 4, तो मास होता है, और चार्ज क्या होता है +2, पता होगा आपको भाई, तो ये पता था कि अल्फा पार्टिकल क्या है, 4 यूनिट मास वाले +2 चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, तो इनको
तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, बताओ किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, तो गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद उन्होंने एक बात देखी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है। भाई जहाँ भी पार्टिकल टकराएंगे क्या वहाँ पर कुछ फिल्म के ऊपर, क्या स्क्रीन के ऊपर कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिले है क्या? तो सबसे ब्राइट इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पर। तो इससे क्या वो साबित हुई कि ज़्यादातर पार्टिकल्स की गोल्ड फॉयल मिल के किससे बनी हुई है? एटम से ही। गोल्ड फॉयल भाई मिल के बनी किससे हुई है? एटम से। तो भाई अगर यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट है, इसका मतलब ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए? इस गोल्ड फॉयल से पार हो गए। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी। दूसरा क्या था? थोड़े पार्टिकल्स थोड़े एंगल पे क्या हो गए? डिफ्लेक्ट। वो थोड़े पार्टिकल कुछ एक ज़्यादा एंगल पे क्या हो गए? डिफ्लेक्ट। बोलो भाई, यहाँ आया, यहाँ आ गया। कुछ तो ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे, कुछ एक ऐसे, और इक्का दुक्का पार्ट ऐसे थे भाई जो गए और बिल्कुल क्या आ गए? 180 पे रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, ये बात है 1909 के अंदर। 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। ठीक है बात। 1897 के अंदर क्या हुई थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1902 में क्या है आपका? क्यूबिकल मॉडल। 1904 में क्या है आपके? थॉमसन। और बाद में कौन सा है उसी ईयर में? नागाव का मॉडल। ठीक है, और ये 1909 की बात। अब 1909 में ये बताया उन्होंने, ये पता किया भाई कि गोल्ड फॉयल के ऊपर ऐसे अल्फा पार्टिकल मारने पर ज़्यादातर पार्टिकल्स पार निकल गए, थोड़े एंगल पे थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, और इक्का दुक्का पार्टिकल कोई 10,000 में से कोई एक पार्टिकल क्या हो गया? टकरा के बिल्कुल वापस आ गया। ठीक है, यह है बात 1909 की, और इसको बोलते हैं गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बोलो भाई। तो अब 1911 में यानी गीगर और मार्सडेन ने ये एक्सपेरिमेंट किया 1909 के अंदर। तो 2 साल बाद 1911 में रदरफोर्ड को इसके बारे में पता लगा कैसा होता है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, गीगर मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट को। आपको फिर इसको क्यों बोलते हैं? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, है ना। इसको क्या बोलते हैं आमतौर पे? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में क्या होता है? ये गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो भाई रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए थ्योरेटिकल जो क्या होता है, जो इसको उन्होंने रैशनलाइज किया भाई कैसा क्यों होता है। गीगर मार्सडेन ने तो प्रॉपर्टी देख लिया, कुछ पार्टिकल पार निकल गए, सॉरी ज़्यादातर पार निकल गए, कुछ एक थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एक। ऐसा क्यों हुआ भाई? इसके बारे में उनको बात नहीं की। तो ये बात किसने बताई फिर? ऐसा क्यों होता होगा? रदरफोर्ड ने भाई। इसीलिए आमतौर पे क्या बोल देते हैं इसको? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसको फिर मैं आपको बताऊं भाई, कई इसको गीगर मार्सडेन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, बात आपको पहले पड़ेगी। और कई बार तो रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोल देते हैं? गीगर मार्सडेन रदरफोर्ड मॉडल। तो शुरुआती काम किसने किया था? गीगर मार्सडेन ने। आ गया आपको? बोलो भाई। तो ये तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ऐसा क्यों होता होगा? उन्होंने ये बताया कि भाई होना हो तो रदरफोर्ड ने नहीं है, इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के आधार पे मैटर के अंदर जो चीज़ें हैं उनको समझने की ट्राई की। वो ये बोले कि क्योंकि ज़्यादातर पार्ट, क्योंकि वो बोले भाई पहली बात तो गोल्ड फॉयल किससे बनी है? एटम से। भाई इस पे सब एग्री करेंगे, गोल्ड फॉयल किससे बनी हुई है? अब अगर सारे एटम क्या है? सॉलिड स्फीयर्स। सारे एटम क्या है? परफेक्टली सॉलिड स्फीयर भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ज़्यादातर पार्टिकल्स पार नहीं निकलने चाहिए भाई। उसकी वजह, क्योंकि आप अगर मान लें भाई यहाँ से, अगर गोल्ड फॉयल को मैं क्या मानूँ? एक एटम थिन मानूँ। क्या मानूँ? हाइपोथेटिकली अगर मैं गोल्ड फॉयल क्या मानूँ? 1 एटम थिन, एक एटम की थिकनेस है भाई, एक एटम दूसरा। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। हालांकि एक्सट्रीम केस है ये, ऐसा होगा नहीं भाई एक एटम की आप क्या बना लोगे? गोल्ड फॉयल। लेकिन मान लो भाई कि थिकनेस क्या है इसकी?
एक एटम। तो अगर ये सारे एटम क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो ये आपको साफ दिख रहा है रास्ता यहाँ पर कोई है ही नहीं बाहर निकलने का। कोई कद का चलो यहाँ से पार निकल भी जाए, खाली जगह से थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल पार तो नहीं निकलने चाहिए भाई। ज़्यादातर पार्टिकल्स पार निकल गए, इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर, एटम का साइज बेशक ये है, लेकिन एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या होना चाहिए, एम्प्टी। समझे बात भाई, एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या होना चाहिए, एम्प्टी। तभी ये बात पॉसिबल है कि ये पार्टिकल्स क्या हो जाए, पार निकल जाए। और ये कैसे होता है, अब मैं आपको तो एटम के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस बनाया नहीं जा सकता भाई, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एटम ड्रॉ कर दिया ना, तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि वो यहाँ पर दिखाई भी ना दे। एटम के मुकाबले न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है भाई। अगर मैं कहूँ ना आप ऐसे बना तो देते हो न्यूक्लियस, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस एटम से थोड़ा छोटा है भाई, है ना, 1/5 होगा, पता होगा ना आपको भाई। इस स्फीयर से ये स्फीयर 1/5 आपको लग रहा है तकरीबन, इजंट इट। तो अपने, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, ये बहुत ही छोटा होता है। तो अगर आपने ये यहाँ क्या ड्रॉ कर दिया, ये एटम की बाउंड्री, तो इसका न्यूक्लियस इतना छोटा होगा कि तब भी आपको ड्रॉ करने पर यहाँ पर नज़र ना आए, तो हम वैसे ड्रॉ कर देते हैं इसको। ठीक है बात, ओके। तो भाई क्या बोल दें हम कि यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये बहुत छोटे हैं भाई। ठीक है बात। अब ज़्यादातर स्पेस क्या रखना है, एम्प्टी। तो पहली बात उन्होंने क्या देखी कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस आपने एम्प्टी रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एटम बनाओ तो उसके मास को आपने क्या करना पड़ेगा, एक जगह सेंटर, उसके मास को आपने क्या करना पड़ेगा, एक जगह आप उसको भी सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है बात। तुमने पहले तुमने कॉन्क्लूसिव रिमार्क क्या दिए कि अगर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पार निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, जिसे हमारे सोलर पैनल में होता है। सॉरी, सोलर पैनल कह रहा हूँ मैं, सोलर सिस्टम में होता है भाई, है ना। सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है सूरज के मुकाबले, है ना, और उसमें ज़्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी। अर्थ और ये भाई मार्स वगैरह हर जगह थोड़ी ना है, प्लैनेट्स। दूसरा क्यों क्या पाया, कुछ पार्टिकल्स टकराए क्या हो गए, वापस आ गए ना भाई। तो इसके बेसिस पे, सॉरी नहीं, कुछ पार्टिकल क्या हो गए, थोड़े एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। याद करो भाई, कुछ पार्टिकल्स थोड़े एंगल पे क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट। तो उन्होंने क्या माना कि होना हो एटम के अंदर कोई ना कोई क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए भाई। अदरवाइज आप बताओ, आप ही बताओ, अगर मान लिया एक अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, खुद क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो जब ये किसी पॉजिटिव के नज़दीक, अगर ये किसी न्यूट्रल पार्टिकल के नज़दीक से गुजरे, तो इनकी जो नॉर्मल ट्रैजेक्टरी होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर ये किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के नज़दीक से गुजरेंगे, तो क्या वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनको रिपेल नहीं कर देगा, बोलो भाई। तो ये यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ तक तो ऐसे आएगा, लेकिन फिर ऐसे नहीं जाएगा हमारे पास ये। तो जो ये डिफ्लेक्शन थे अल्फा पार्टिकल्स के, इनको कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने कि होना हो एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस तो क्या है, एम्प्टी है। दूसरा उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होनी ज़रूरी है, तो जो कि जो नियर बाई जो क्या है अल्फा पार्टिकल, उसको डिफ्लेक्ट कर सके, रिपेल कर सके, उसको धक्का मार सके भाई कि चल नॉर्मल रास्ते से क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट। ठीक है। और तीसरा बताओ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ पार्टिकल्स टकरा, कोई 10,000 में से एक पार्टिकल क्या हो गया, टकरा के वापस आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे पास एक टेनिस बॉल है, अरे वो ग्रीन कलर की बॉल आती है, टेनिस बॉल, ठीक है। अगर यहाँ पर, अगर मान लिए यहाँ पर भाई आप फर्ज करें कि ये छत है और यहाँ से एक मार्बल सस्पेंडेड है, क्या अगर कोई, अब कोई बच्चा भाई इस मार्बल के ऊपर टेनिस बॉल से क्या करे, एक धागे से बंधी हुई है मार्बल, अब टेनिस बॉल से
इस मार्बल को स्ट्राइक करे तो क्या टेनिस बॉल वापस आएगी? नहीं। अरे भाई ये यहाँ से हट जाएगी। अगर इस मार्बल को आपने टेनिस बॉल से स्ट्राइक किया तो मार्बल क्या हो जाएगी? झूल जाएगी ना भाई, टेनिस बॉल वापस नहीं आएगी। ओके, क्यों? क्योंकि भाई मार्बल कहीं हल्की किससे? टेनिस बॉल से। अब आपने ये तो उठा दिया और आपने यहाँ पर एक जंजीर से, एक चेन से भाई आपने बहुत एक 5 किलो की आयरन बॉल सस्पेंड कर दी। क्या? 5 किलो की आयरन बॉल। अब इसी रूम में एक चेन के ज़रिए, एक मेटेलिक चेन के ज़रिए एक आयरन बॉल क्या सस्पेंडेड। अब आप इसके ऊपर टेनिस बॉल से स्ट्राइक करोगे तो क्या टेनिस बॉल वापस आएगी? ऐसे कैसे? क्योंकि अब ये जिससे टकराई है उसका मास क्या इससे ज़्यादा। कोई चीज़ टकरा के वापस कब आती है? जब वो अपने से भारी चीज़ से टकराए। कोई चीज़ टकरा के वापस कब आती है? जब वो अपने से कहीं भारी चीज़ टकरा, नहीं तो नहीं आएगी। तो अगर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब वो अपने से भारी चीज़ से टकराया है भाई, इज़न्ट इट? इसका मतलब तो उन्होंने तीसरा कॉन्क्लूजन उन्होंने क्या दिया कि होना हो एटम के अंदर कोई हैवी चीज़ भी है, मच हैवी है, जो अल्फा पार्टिकल से, जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आया है। तो उन्होंने अब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करने की ट्राई करी। उन्होंने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करने की ट्राई करी। उन्होंने एटम बनाना है, उसमें ज़्यादातर स्पेस क्या रखना है? एम्प्टी, और उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी सेंटर बनाना है। क्या भाई? पॉजिटिव चार्ज हैवी सेंटर। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, तो क्या बोले कि ये हमारे पास क्या मान लिया? तो बोले भाई, वो बोले होना हो एटम का सारा मास अगर मैं एक जन क्या कर दूं? कॉन्सेंट्रेट, तो काफ़ी क्या हो जाएगा? हैवी। पहली बात तो भाई। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रखूं मैं? अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ चिपका दें, बोलो भाई, तो दिक्कत क्या है? इसमें स्पेस एम्प्टी नहीं बच पाएगा। बोलो भाई, क्योंकि इसकी आपने बाउंड्री बनाई दूर तक। अगर आप इसके न्यूक्लियस का सारा मास कहाँ सेंटर्ड कर दें? बहुत छोटे स्पेस में। अगर आप एटम का सारा मास एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो तो एक हैवी क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा ना। तो बोले उसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज अलॉट कर दूंगा जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और क्या हो गया? हैवी भी हो गया। तो बोले भाई एटम होना हो किससे मिलकर बना हुआ है? एक हैवी पॉजिटिव सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके अराउंड। अराउंड उन्होंने क्यों बोला भाई? अराउंड इसलिए बोला क्योंकि अगर वो थॉमसन की तरह इसके अंदर क्या रख देते हैं तो वैकेंट स्पेस नहीं बनता। क्योंकि एटम की बाउंड्री, अगर वे बोले भाई ये एटम क्या, ये बहुत छोटा है, सॉरी ये क्या भाई? न्यूक्लियस, ये बहुत छोटा है भाई, ठीक है, और सारे एटम कहाँ भर दिए? इसी के अंदर भर दिए। तो एक तरह से कैसा बन गया? थॉमसन मॉडल की तरह आ गया, जस्ट कंप्रेस्ड वर्जन। क्या आ गया? जस्ट कंप्रेस्ड वर्जन। नहीं बात आपको पहले पड़ी कि भाई कोई कंप्रेस कर रखा हमने इस बाहर में पार्टिकल को, तो उसमें से कोई पार तो जा नहीं पाएगा। लेकिन भाई इसकी बाउंड्री क्या होगी फिर? बहुत कम नहीं होगी क्या बाउंड्री इसकी? यहीं तक तो होगी फिर। तो इनको ऊपर नीचे रखने पर कोई पार्टिकल, कोई अल्फा पार्टिकल पार नहीं निकल सकता। तो इसमें एम्प्टी स्पेस नहीं बन पाया। तो बोले कि होना हो इलेक्ट्रॉन को आपने दूर रखना पड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूर कर दिया। आप इलेक्ट्रॉन क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन दूर तो कर दिया, अब आप इसको ऐसे ही फिक्स रख नहीं सकते भाई। तो आपको होगी इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी? पहली बात तो आपको लग रहा है भाई अगर इस एटम को मैं यहीं पर रखूँ इलेक्ट्रॉन को, तो आपको होगे अब इसकी अब एटम यहाँ ऐसा एटम होगा हमारे पास, है ना? ये न्यूक्लियस और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत क्या है इसकी? मान लिया फर्ज करो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी दो दिक्कत है। एक तो क्या दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव। तो क्या इसमें टक्कर नहीं मार जाएगा भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? बोलो भाई। दूसरा, एटम की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेके
भाई जहाँ तक एटम का कंटेंट फैला हुआ है वहीं तक तो एटम की बाउंड्री मानी जाएगी, है ना? अरे बोलो, ठीक है। तो इसमें ये दिक्कत थी। तो इलेक्ट्रॉन को दूर रखने में, तो इलेक्ट्रॉन को भाई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम के सारे मास को, तो आप ये कह सकते हो एक तरह से, उन्होंने जो नागाव का मॉडल था ना, उन्होंने उस सेंट्रल एटम को नहीं, जो सेंट्रल पार्टिकल था उसे कंप्रेस कर दिया। पॉजिटिव और नहीं, पॉजिटिवली चार्ज तो था ही था, उसे जस्ट कंप्रेस कर दो। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, एक घुमाने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, तो इसे बोले न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन को आपने दूर रखना है ताकि इसकी बाउंड्री दूर तक हो जाए और खाली स्पेस क्रिएट हो सके, इजंट इट? लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा क्यों? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसमें टक्कर नहीं मार दिया क्या? तो टक्कर ना मारे क्या किया जाए बताओ? एक कढ़ाई है क्या, एक कढ़ाई, एक कढ़ाई में आप एक कंचा रख दो भाई, एक कढ़ाई में आपने कंचा रख दिया, यहाँ पर ये कंचा यहाँ पर रहेगी कि सेंटर में पहुँच जाएगी रखते ही? मैं चाहता हूँ कि सेंटर में ना जाए, टक्कर ना मारे सेंटर में। तो अगर आप इस कढ़ाई को थोड़ा ऐसे करोगे तो कंचा से नहीं घूमेगी भाई। तो हमको पता है कोई चीज़ जब घूमती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या अंतर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी एक्सर्ट करती है घूमते हुए। जब कोई चीज़ क्या घूमती है सर्कल में, तो वो क्या एक्सर्ट करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। समझे बात? तो जब एक मार्बल घूम रही है किसमें, कढ़ाई में, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है सेंटर की तरफ, तो वो ग्रेविटेशनल पुल तो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फिर वो जा क्यों नहीं रही सेंटर में? क्योंकि घूमते हुए वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक फोर्स खुद एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। वो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है और वो तब तक वहीं पर रहेगी जब तक लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स और एग्जिट होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर रहेंगी, तो मार्बल वहीं रहेगी। होता ना ऐसा? तो हमको पता भाई, क्योंकि इसको तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं चाहता हूँ इसमें टक्कर ना मारे, ऐसे नहीं घुमाया। आप सोचते हो भाई इसको घुमाया क्यों, इलेक्ट्रॉन को ना घुमाओगे आप तो क्या इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं मार जाएगा क्या? घुमाते क्या हो जाएगा भाई, घूमती हुई चीज़ टक्कर मारना बंद कर देगी भाई। क्यों? वो जब घूमेगी तो क्या एग्जर्ट करेगी, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इस साइड, लेकिन ये घूमने लगी तो इस पे एक फोर्स और लग जाएगी बाहर की तरफ। यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियस, यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मैं यहाँ फिक्स रखता हूँ तो इस पर सिर्फ इस साइड फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये घूमने लग जाए ना, तो घूमते हुए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट करता है, इस पे एक बाहर की तरफ एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्ट, जो इस इनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। ये बात आपने तब भी देखी होगी, अगर आप किसी पत्थर से कोई इलास्टिक स्ट्रिंग बांध दो, बोलो भाई, तो आप उसे घुमाओगे तो वो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच नहीं होती क्या? क्यों? जितना तेज घुमाओगे ना उतना स्ट्रिंग क्या होगी, ज़्यादा एक्सपेंड। क्योंकि भाई बताओ, जितना स्पीड से घूमेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, एक्सर्ट होगी। तो भाई रदरफोर्ड के पास को तरीका ही था ये सोचने का भाई कि इलेक्ट्रॉन को ना घुमाए तो मर गया भाई, उसको घुमाना क्या है, तो क्यों घुमाए उसको, ताकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, जो इसके ऊपर क्या लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके अपोजिट एक फोर्स क्रिएट हो जाए ताकि ये दूर रह सके किससे, न्यूक्लियस, नहीं तो टक्कर मार जाएगा ये। ओके, तो उसको घुमा दिया, तो कुछ आ रहा है तो घुमाने का भाई, तो घूमने लग गया, तो जहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ तक तो क्या होगी इसकी बाउंड्री, तो एटम बन गया हमारे पास ये, और वैकेंट स्पेस भी आ गया भाई। एटम का अब एटम बाउंड्री यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ तक क्या है, इसका कंटेंट फैला हुआ है, नहीं समझे बात, और इसमें क्या वैकेंट स्पेस भी है, तो यहाँ पर सारी बात क्या हुई,
फुलफिल। बताओ भाई, पॉजिटिवली चार्ज हैवी सेंटर भी है, पॉजिटिवली चार्ज भी है जो नज़दीक से गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर सके, भारी भी है जो टकराने वाले अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर सके। अरे भाई, पॉजिटिवली चार्ज भी है जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सके, हैवी भी है जो सीधे अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट भी कर सके। और भाई ज़्यादातर स्पेस क्या हो गया, कोई यहाँ से आया तो सीधे पार भी निकल जाएगा। नहीं आ गया आपको भाई? ठीक है, तो उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको ये बात अप्लाई करनी पड़ी भाई। नहीं आ गया आपको? ओके, तो भाई इस तरीके से वो तो क्या हमारे पास ये अरे आ नहीं आपको ये, तो देखो कोई नज़दीक जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, दूर जाए क्या हो जाएगा, पार निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास ये। लेकिन फिर इस मॉडल में कमी थी, बताओ क्या? तो रदरफोर्ड ने तो क्या करना पड़ता है, रदरफोर्ड ने क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो सीधे सीधे टक्कर मारेगा। ओके, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं होता? क्या होता है इलेक्ट्रॉन भाई? चार्ज पार्टिकल। और हमको पता है चार्ज इन मोशन क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चार्ज इन मोशन क्या एमिट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा भैया, तो चार्ज इन मोशन है। अगर वो चार्ज इन मोशन है तो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो एक तरह से क्या एमिट कर रहा है, एनर्जी। तो वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो एनर्जी कहाँ से जा रही है, उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, कम होएगी ना। अरे बोलो बस, उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, कम होएगी। आपको इससे फिर क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जितनी एनर्जी कम होगी ना उतना वो क्लोज आएगा। आपको ऐसे क्यों, फर्ज करो एक कढ़ाई है, इसमें आपने एक मार्बल यहाँ पर छोड़ दी, ये तो सीधे कहाँ पर आएगी, सेंटर में। ठीक है बात, बोलो भाई। अब आपने मार्बल घुमा दी, कढ़ाई में ऐसे घूम रही है, लेकिन ये ड्यू टू फ्रिक्शन विद सरफेस एज वेल एज एयर, क्या ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगी क्या? बोलो भाई, अगर ये एनर्जी लूज करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होएगी। इसकी स्पीड कम होएगी तो एक तरह से हुई एनर्जी लूज नहीं करेगी क्या ये, बताओ। और अगर ये एनर्जी लूज करेगी तो क्या होगा, अरे बोलो भाई क्या ना, बताओ। एक पार्टिकल तो घूम रहा है यहाँ पर, वो मोर एनर्जी का होएगा कि यहाँ घूम रहा है वो ज़्यादा एनर्जी का। मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, एक पत्थर से आपने धागा बांध दिया, एक तो 1 मीटर धागा है, मान लो 3 पत्थर हैं, 1 से 1 मीटर धागा है, 1 से 2, 1 से 3 मीटर। तो आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना, घुमा के आपने ऐसे घुमाना है कि धागा क्या हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो 1 मीटर धागे को स्ट्रेट करने में मोर एफर्ट लगेगा कि 2 मीटर कि 3 मीटर। और 1 किलोमीटर धागा हो तो भाई आपको पता है बहुत एफर्ट नहीं भाई। तो आपको पता है किसी चीज़ को जितना दूर घुमाना हो ना उतनी ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जितना क्या घूमेगा दूर उतना उसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी। जितना क्या घूमेगा नज़दीक उतना क्या हो, उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस बात से आप एग्री करते हो क्या? दूर घूमने के लिए क्या चाहिए और नज़दीक घूमने के लिए क्या चाहिए, कम एनर्जी। अगर मैं ये कहूँ कि 1 किलोमीटर का कोई धागा है, 1 किलोमीटर की रस्सी है, उससे आगे पत्थर होगा, आप उसे स्ट्रेट कर भी नहीं सकते, तो कितना एफर्ट लगा लियो। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? इसका सिमिलर आर्गूमेंट यहाँ होल्ड नहीं करता। तो हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में दूर घूमने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी, और नज़दीक स्टे करने के लिए क्या चाहिए, कम एनर्जी। तो जब भाई अगर चार्ज इन मोशन, तो जब रदरफोर्ड ने एक ख़ास दूरी पे इलेक्ट्रॉन घुमा तो दिया, बोलो भाई घुमा तो दिया,
लेकिन क्या ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा? और अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा तो एक तरह से ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इससे खुद की एनर्जी क्या होगी? कम होएगी। तो आप बताओ भाई, तो एनर्जी कम होएगी तो इसे दूर जाना चाहिए कि नजदीक जाना चाहिए? आपको पता है कम एनर्जी वाला नज़दीक घूमने ट्राई करता है, ज़्यादा एनर्जी वाला ही दूर घूम सकता है। अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसको अपने आप मजबूरी में कहाना पड़ेगा, नज़दीक आगे घूमना पड़ेगा भाई। नहीं समझे बात? आप एक गुठली से एक पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहे हो, जैसे आप फटका हटा दोगे, बोलो भाई आपने एनर्जी सप्लाई करनी बंद कर दी, एनर्जी घटते ही गुठली की वो भी क्या होगी? नज़दीक आने लग जाएगी भाई, है ना? और लास्ट में वो धागा हमारे हाथ से लिपट जाएगा। होता ना ऐसा? तो आप इस बात से एग्री करते हो कि दूर घूमने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी, नज़दीक घूमने के लिए चाहिए कम एनर्जी। तो अगर मान लिया घूमता हुआ पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो ये घूमते हुए क्या मिट कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसकी फॉर्म में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इसकी खुद की एनर्जी क्या होगी? कम होएगी। और अगर इसकी खुद की एनर्जी कम होएगी तो इसकी नज़दीक नहीं है क्या? और लास्ट में क्या होगा? इसे कहाँ टक्कर मार देनी चाहिए? न्यूक्लियस में। तो इसको बोलते हैं आगे को आप पीछे खाई भाई। अब अगर ना माने, इसको ना घुमाए, अब भाई अदर फोर्ड तो बताओ भाई करे तो करे क्या? ठीक है, अदर फोर्ड पता क्या बोला? तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? बात आपको पहले पड़ी? अरे है ना वो लड़की शहनाज गिल, है ना वो है ना, उसमें बताइए उसका एक वो मीम है ना, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? तो भाई तो रदरफोर्ड ने क्या बोला भाई, बताओ? तो क्या करूँ, मर जाऊँ भाई? इसको इलेक्ट्रॉन को ना घुमाए तो वैसे टक्कर मारेगा इसे दे आके, और घुमाता है तो ये एनर्जी लूज करके भाई क्या करेगा? टक्कर मारेगा भाई। समझ गए बात भाई? ओके ठीक है। तो बेसिक ये है लिमिटेशन। तो ये मॉडल इतना अच्छा मॉडल नहीं है। ओके आ नहीं आपको ये? चलो मैं कहता आप क्वेश्चन बताओ भाई। हाउ मैनी पार्टिकल्स, ध्यान रखियो, रदरफोर्ड ने, अच्छा एक बात और, आमतौर पे मानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। अच्छा एक बात, अब यहाँ पर गलती बहुत बच्चे करते हैं भाई रदरफोर्ड मॉडल में। ये गलतियाँ बुक्स में भी होती हैं और कॉलेज में भी होती है भाई ये गलती। ठीक है, अगर आपने क्या बनाना हो, सोडियम एटम, क्या बना आपने मान लिया भाई सोडियम एटम, तो बीच में तो ये दिखा देंगे, ये तो क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? इसमें 12 क्या है? प्रोटॉन, और 11 क्या है? और 11 प्रोटॉन और 12 क्या है? न्यूट्रॉन, जो गलत है। और बाहर क्या घुमा देंगे? इलेक्ट्रॉन्स। आमतौर पे आपसे सर्च कर लो भाई, थॉमसन मॉडल, सॉरी बनाएंगे ना रदरफोर्ड मॉडल, तो उसमें क्या शो कर देते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मोस्टली बुक्स के अंदर, जो गलत है। क्यों? ये मॉडल कब आया था? 1911 में। ये मॉडल कब आया था? प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? नहीं, वो तो न्यूट्रॉन की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले हो गई थी एनोड रेज के जरिए, अब मुझे याद नहीं, लेकिन 1899 आई थिंक आसपास, आई थिंक। ठीक है बात, प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी भाई। ठीक है, अरे ले एनोड रेज के जरिए। लेकिन और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। ये बात मालूम पड़ी थी 1917 में, ध्यान रखियो 1917 में बात मालूम पड़ी थी कि बाकी न्यूक्लियस में क्या होते हैं? बाकी न्यूक्लियाई हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से मिलकर बने होते हैं। क्या? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से मिलकर बनते हैं। समझे बात? ये बात मालूम पड़ी थी 1917 में मालूम पड़ी थी। और 1932 में आई थिंक चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन डिस्कवर था 1917 से पहले ये नहीं पता था। 1917 से पहले क्या मानते थे कि एक सिंगल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? एक सिंगल एंटिटी होती है। 1917 से पहले क्या मानते थे? ये मोस्टली बुक्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में
गलत पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट। बात आपको पहले पढ़ी 1970 से पहले क्या मानते थे, क्या होता है एक न्यूक्लियस, क्या होता है, एक सिंगल पार्टिकल होता है, एक सिंगल पार्टिकल, इसमें क्या कुछ नहीं पता। बात आपको पहले पढ़ी। तो बताओ सोडियम एटम आप कैसे बनाओगे, बताओ सोडियम एटम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम एटम ये भी क्या बनाएगा, 23 पार्टिकल है। तो 23 तो क्या इसका, तो +11 तो चार्ज इसका। तो हम क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड मॉडल में क्या होगा कि सोडियम एटम क्या है, 12 पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे, 12 पार्टिकल से। इसमें 11 तो क्या है इलेक्ट्रॉन, और 12वां क्या है, एक 23 मास वाला +11 चार्ज वाला न्यूक्लियस। बात आपको पहले पड़ी। तो एक सिंगल पार्टिकल ही, इसमें कोई न्यूट्रॉन, आप चाहे इसमें सर्च कर लो थॉमसन मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल, उसमें जगह जगह क्या क्या बनाए मिलेंगे आपको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो गलत है। तो ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके बाहर कौन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और करते हैं, एक ये बात बोल देते हैं कि बोहर ने और रदरफोर्ड ने एटम को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दी थी, जो गलत है। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने और बोहर ने क्या बताया था, एटम डिस्क लाइक होता ना, सिर्फ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, डिस्क लाइक, बाकी नहीं होते भाई। क्यों, क्योंकि मान लिया इसमें कितने प्रोटॉन, मान लिया इसमें 12, इसका मास तो कितना है, इसका मास तो कितना है 23, चार्ज क्या इसका +11, एक सिंगल पार्टिकल। रदरफोर्ड मॉडल जो भी बनाओ, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाया और सिंगल पार्टिकल, उसमें न्यूट्रॉन। बोहर मॉडल बनाओ, उसमें भी क्या शो कर देते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो भी गलत है। बोहर मॉडल में क्या शो कर देते हैं, वो भी गलत है। बोहर मॉडल आया था 1913 में, उसमें शो नहीं करने होता, ठीक है। तो इसमें बाहर कौन घूम रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घुमा दो, एक ऐसे घुमा दो, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई, जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या बनाया, न्यूक्लियस, एक ऐसे घुमा दिया, एक ऐसे घुमा दिया, एक ऐसे घुमा दिया, एक ऐसे। अब इसी दफा में आपने दिखाओ दिखाओ भाई, एटम की शक्ल भी ऐसी बनाते हैं आमतौर पे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। सारे यहाँ ना घुमाने, कोई ऐसे घुमा दो, कोई ऐसे घुमा दो, कोई अपने आप क्या बन गया, एक स्फेरिकल सा नहीं बन गया क्या, ओके। तो दो गलतियाँ करते हैं भाई, एक तो रदरफोर्ड का मॉडल कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशन ठीक है, लेकिन आप बताइए, लेकिन ये ना बोलो कि ये क्या होता है, डिस्क लाइक ना, बोलो भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे घुमा दिया मैं इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे घुमा दिया, तो क्या बनाते हैं, ऐसे बना के न्यूक्लियस। ये क्या हमारा एटम, रदरफोर्ड मॉडल, ये सेंटर में एक न्यूक्लियस, बाहर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आ गया आपको, एक तो ये। तो इसे अगर आप क्या बनाओ, इससे आप क्या बनाओ, कार्बन का एटम। तो कार्बन में कितने एटम होंगे, कितने पार्टिकल होंगे, 7 पार्टिकल, 6 तो इलेक्ट्रॉन और 7वां एक पार्टिकल, जो चार्ज का +6, मास क्या होगा 12, ठीक है बात। न्यूट्रॉन प्रोटॉन भूल के भी ना बना दियो भाई, गलती से भी, ओके। अच्छा और बताओ भाई, हाँ, क्योंकि ये बात नहीं है 1970 मालूम पड़ी थी कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, जो क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, वो औरों के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है। मतलब औरों का न्यूक्लियाई क्या होता है, क्योंकि तब तो क्या मानते थे, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या मानते थे, सबसे हल्का है। तब तो क्या मानते थे भाई कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, एक पार्टिकल, हल्का पार्टिकल। कार्बन का न्यूक्लियस क्या होता है, एक पार्टिकल लेकिन भारी पार्टिकल। क्या मानते थे कि ये क्या मान लिया, क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये मान लिया। फिर क्या बताओ भाई, बोलो भाई बताओ, ये बताओ फिर क्या हमारे पास, हीलियम का न्यूक्लियस। ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई लिथियम का न्यूक्लियस। तो बाद में ये बात मालूम पड़ी कि इनको एक सिंगल पार्टिकल मानते थे, बाद में मालूम पड़ा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, वो तो इस न्यूक्लियस से मिलके बने हुए हैं।
ठीक है। तो 1917 के बाद ये मालूम पड़ा था, तो उसके बाद एक आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि उसके बाद क्या मानते थे। अगर 1917 के बाद एक हमारे पास आई थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, थोड़ा आपको ये आपको भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री मालूम पड़ेगा। तब उसमें सोडियम को क्या मानने लगे कि सोडियम एटम जो होता है, बोलो इसमें 11 तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और 1917 से पहले क्या मानते थे कि इसका न्यूक्लियस क्या है, इस अकेले का मास क्या होता है, +11 क्या है चार्ज, और 23 क्या है मास। तो इसका मास 23 है, इसका मास क्या है भाई 23 यूनिट। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास क्या होता है 1 यूनिट। और जो बात अब ये प्रूव होगी कि औरों के न्यूक्लियाई में हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं, यानी प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका मास 23 है और न्यूट्रॉन को पता है नहीं, तो 23 मास के लिए इसमें कितने प्रोटॉन होने चाहिए 23 प्रोटॉन। तो तब क्या मानने लगे कि इसमें 23 तो क्या होते हैं प्रोटॉन, 23 इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन्स। वो बोले भाई कि सोडियम का एटम किससे बना हुआ है 11 तो के बाहर कौन घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर क्या बताओ इसके न्यूक्लियस में क्या है, पहले तो क्या मानते इसका न्यूक्लियस क्या है 23 मास का +11 चार्ज का एक सिंगल पार्टिकल। फिर क्या मानने लग गए कि इसमें इसका 23 मास जो है ना वो एक सिंगल पार्टिकल विसना है, इसमें 23 कौन बैठे हैं प्रोटॉन्स। तो मास क्या हुआ इसका 23 हो गया ना, लेकिन चार्ज क्या होता है इसका +11 होता है। तो +11 फिर क्या बोले इसमें 12 कौन बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बाहर तो क्या कौन हो गए, तो सोडियम एटम क्या मानते थे फिर, इसको बोलते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ये बोले सोडियम का मास 23 होता है, तो इसमें 23 तो क्या होते हैं प्रोटॉन और 23 इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 23 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ बैठे होते हैं न्यूक्लियस। 23 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं न्यूक्लियस, और 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे होते हैं बाहर। समझ गए बात। तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 12 प्रोटॉन क्या कर लेंगे न्यूट्रलाइज, तो न्यूक्लियस का मास अपने आप क्या बन जाएगा +11। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। तो फिर ऐसे बनाने लगे एटम को, ओके। फिर आपको हमको तो पता है इसमें तो क्या है 11 प्रोटॉन और 12, अरे भाई न्यूट्रॉन का मुझे नहीं पता अभी तक, 1932 से मालूम पड़ेगा न्यूट्रॉन होते हैं। बात आपको पहले पड़ रही। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई कि ये बनाएंगे ना, जब क्या बनाएंगे ये, चाहे आप सर्च करो इसको, आप चाहे गूगल सर्च कर लो इसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसमें आपको क्या बना मिलेगा रदरफोर्ड मॉडल, और वहाँ क्या नजर आएंगे आपको न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अरे भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का पता लगा था कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ये पता लगा था 1917 में, और 32 में क्या पता लगा कि न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये मॉडल कब आया है 1911 में, 1911 पता ही नहीं था भाई। तो जब भी आप क्या बनाओ रदरफोर्ड मॉडल, तो न्यूक्लियस को एक सिंगल एंटिटी बनाया करो, जितने इलेक्ट्रॉन हो ना मास तो एटम का सारा मास तो कहाँ लगा दो न्यूक्लियस पे, और चार्ज क्या लगा दो जितने इलेक्ट्रॉन हो ना उसके बराबर चार्ज पॉजिटिव। नहीं आपको ये बताओ भाई। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग सोडियम एटम में कितने पार्टिकल होंगे, सोडियम एटम में कितने पार्टिकल होंगे थॉमसन मॉडल 12 पार्ट, और भाई आपको पता है यहाँ पर वो 11 पार्टिकल्स बैठे होंगे इसके अंदर, है ना। तो ये 12 पार्टिकल, 11 तो क्या है इलेक्ट्रॉन और 12वां क्या है एक बड़ा पार्टिकल, ठीक है, ओके। अब बताओ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम्स इज फॉल्स। बताओ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोलो भाई, वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाई सैटर्नियन मॉडल, बिल्कुल ठीक, थॉमसन मॉडल इंस्पायर्ड नहीं था भाई इससे। और क्या है, लेविस मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द मोलिकुलर ज्योमेट्री परफेक्टली, ये भी ठीक है भाई, उसने मोलिकुलर ज्योमेट्री को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। और बताओ क्या है, एज पर द फोर्ड मॉडल ऑफ एटम
इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड करते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस। फिर डी क्या है? रदरफोर्ड मॉडल वाज द फर्स्ट टू एनकम्पस क्वांटम हाइपोथेसिस ना। रदरफोर्ड मॉडल ने क्वांटम हाइपोथेसिस की बात ही नहीं की। तो कौन सा भाई पहला मॉडल कौन सा था जिसने क्वांटम हाइपोथेसिस इस्तेमाल की थी? कौन से मॉडल ने? बोहर मॉडल ने, जो भी नहीं आया। तो कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पर? डी ऑप्शन। बात आपको पहले पड़ी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।